So hello my dear friend, लास्ट वाले सीरीज वीडियो में हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ यानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इस पर अच्छी खासी रिसर्च करी और ये देखा कि फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ये कैसे काम करता है, मीडियम चेंज करने पे काम मतलब मीडियम चेंज करने पे क्या होगा, या फिर बाकी इसमें जो भी चेंजेस करे या जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में अच्छी खासी डिटेल स्टडी करी। तो कुछ जनरल क्वेश्चन लेते हैं जो इजीली सॉल्वेबल हैं और बेसिकली ये सब के सब नीट में पूछे जा चुके हैं ताकि हमारी कूलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पहले डेवलप हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन द एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इक्वल्स टू 3, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू चार्ज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r। ठीक है, अगर नीट वाले हो आप तो याद रख पाओ यही बहुत है कि अगर ये Q है, ये Q है और इसके बीच में सेपरेशन R और ये मीडियम K है, सॉरी ये मीडियम अभी मान लीजिए एप्सिलॉन नॉट यानी एयर है, तो जैसे इसमें कोई दूसरा मीडियम हम लोग इंसर्ट करते हैं तो जो नया फोर्स होता है असल में वो पुराने फोर्स से K टाइम्स रिड्यूस हो जाता है। तो अगर याद रख लेंगे तो आप डायरेक्ट इसका आंसर F/3 लिख पाएंगे, दैट इज इंक्रीज्ड बाई 1/3। और अगर नहीं याद रख पाए तो आप फॉर्मूला लिख लीजिए, दैट इज F इक्वल्स टू, मैं चेंज मीडियम की बात कर रहा हूँ, चेंज मीडियम का जो एफ डैश फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये कुछ और नहीं एफ ही है, दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू 1/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो बेसिकली ये एफ है यानी एफ डैश इक्वल्स टू एफ इंटू 1/3। तो अगर याद रख पाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, थोड़ा सा तेजी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अ चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द टू एग्जैक्ट इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q की वैल्यू पूछी है। मान लो कि एक चार्ज यहाँ है और दूसरा चार्ज कहीं यहाँ है, कुछ इस तरह से, और बीच में एक स्मॉल q रखा हुआ है और ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो ये L/2 डिस्टेंस और ये L/2 डिस्टेंस पर, तो किसी एक को कंसीडर करते हैं। जैसे मान लो मैं F1 पर नेट फोर्स लिखूंगा तो मुझे फोर्स जो मिलेगा पहला मिलेगा वो कैपिटल Q और स्मॉल q की वजह से, और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल Q और कैपिटल Q की वजह से, यानी इसके और इसके बीच में या इसके और इसके बीच में। तो मैं एक एक करके लिख लेता हूँ, दैट इज K कैपिटल Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई L/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू K कैपिटल Q डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर। तो K से K कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया और बचा कितना, ये हो गया 4Q बाई एल स्क्वायर इक्वल्स टू Q बाई एल स्क्वायर। सो बेसिकली ये एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और Q इक्वल्स टू, 1 सेकेंड, ये माइनस साइन यहाँ कैरी होगा, तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया, दिस इज -Q/4। सो बेसिकली अपना शायद ये आंसर होगा, शायद नहीं कंफर्म यही होगा। थर्ड क्वेश्चन लिखा है सपोज अ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। तो वो सिर्फ ये समझाने के लिए कि बहुत स्मॉल मतलब कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा दोनों के चार्जेस के बीच में। वन ऑफ देम इज -E and other is E plus delta E. If the net electrostatic force and gravitational force between the two hydrogen atom placed at the distance d which is much greater than the atomic size, ठीक है, यानी डिस्टेंस इसके बीच में ठीक ठाक है, ये लिखा हुआ है, is 0, then delta E can be the order of। लिख के देख लेते हैं, इससे कोई बहुत टफ काम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक चार्ज है डेल्टा ई और दूसरा यहाँ पर एक चार्ज है डेल्टा ई, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो कुछ डी का है, और लिखा हुआ है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इट्स ओके, लिख लेते हैं, दैट इज जी एम स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया और जी एम स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, ये आ गया के
डेल्टा ई स्क्वायर। इट्स ओके। तो हमें तो डेल्टा ई की वैल्यू ही चाहिए, तो रख लेते हैं। जी की वैल्यू जो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास दिया हुआ है कितना 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और इसका स्क्वायर कर देते हैं और ये बराबर हो जाएगा किसके के इन मतलब 9 इंटू 10⁻9 इंटू डेल्टा ई का स्क्वायर। तो कैलकुलेशन तो अपने को करना नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ शायद मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान देना है, सॉरी सिर्फ ऑर्डर पे ही ध्यान देना है। तो हम लोग सिर्फ इसके ऑर्डर्स को देखते हैं। दैट इज 10⁻11 इंटू 10⁻54 और इक्वल्स टू 10⁻9 इंटू ई स्क्वायर डेल्टा ई। आई थिंक इसको सॉल्व करोगे आप तो ये अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास जो आंसर है आना चाहिए। यानी मैं मान के चलता हूँ कि 10⁻−37 के ऑर्डर का आंसर आएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 पिथ बॉल कैरिंग equal charge are suspended from a common point by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r and the string is rigidly clamped at the half of height. The equilibrium separation will be now. ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आपको इसी डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि पहले क्या था, ये सिचुएशन ऐसा था कि दोनों चार्जेस को मान लो इसके बीच में प्लस चार्ज और इसके बीच में प्लस चार्ज, जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, तो ये थोड़ा सा सिचुएशन ऐसा बनेगा। तो कुछ ऐसा किया गया कि ये इसको थोड़ा क्लैंप करके यहाँ तक ले आया गया, तो जाहिर सी बात है कि ये सेपरेशन थोड़ा बढ़ना चाहेगा, क्यों, क्योंकि ये कम हुआ है। तो और ये दोनों फ्री टू रिपल है, तो ये आगे बढ़ना चाहिए। बट हमें इसके बारे में जो जानना है वो ये है कि आप मान लो कि ये कुछ थीटा है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ फोर्सेस को ध्यान से देखो तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो कहीं इधर काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये अपना टेंसाइल फोर्स है और नीचे की तरफ जो फोर्स काम कर रहा होगा वो mg होगा। जस्ट ठीक। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा t cos थीटा और ये हो जाएगा अपना t sin थीटा। बेसिकली दिस इज नोन एज कंपोनेंट रेजोल्यूशन। तो एक चीज अगर आप नोटिस करें तो अपना इक्वेशन जो शायद बन जाएगा वो बन जाएगा t sin थीटा इक्वल्स टू एफ ई और दूसरा बन जाएगा t cos थीटा इक्वल्स टू एम जी। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली ये बन जाएगा कितना t sin थीटा डिवाइडेड बाई t cos थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। तो t से t कैंसिल हो गया और हमारा जो रिजल्टेंट बना वो बना tan थीटा इक्वल्स टू एफ ई बाई एम जी। तो एम जी तो हर हाल में कांस्टेंट रहेगा। यानी ऐसे सिचुएशन में आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ ई के। बस यही एकमात्र तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो अभी आप इसके लिए tan थीटा देखिए, थीटा ये है और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। इस केस में हमारा परपेंडिकुलर कितना है r/2 और ये है y। दैट इज पहला इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, पहला बन जाएगा r/2 डिवाइडेड बाई y इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जो अपनी पहली इक्वेशन बनी वो बन गई r/2y इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी आर क्यूब इक्वल्स टू 2y के क्यू स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन अपना बन जाएगा r डैश बाई 2, क्योंकि ये नया डिस्टेंस जो टोटल है ये r डैश है। तो r डैश बाई 2 डिवाइडेड बाई y बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू r डैश बाई y इक्वल्स टू के क्यूब स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डैश का स्क्वायर, विच मीन्स दिस विल बिकम r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू के क्यूब y, के क्यूब स्क्वायर y। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड को सिर्फ डिवाइड करके देख लो, यानी कितना हो गया r क्यूब डिवाइडेड बाई r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 2y के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई
के वाई क्यू स्क्वायर, तो ये सब कुछ पूरा कैंसिल हो जाएगा और आर डैश क्यूब इक्वल्स टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। तो मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसका आंसर कहीं इधर लिख देता हूँ, यानी आपको समझना दोनों साइड का बेसिकली हम क्यूब रूट ले लेते हैं। तो ये आर डैश हो जाएगा कितना, आर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 1/3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ठीक है, बहुत टफ नहीं है, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थोड़ी बहुत फोर्स और उसके रेजोल्यूशन की। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अपना अगला क्वेश्चन है कि 2 point charge A and B, that is of plus Q and minus Q respectively, are placed at some certain distance apart. The force between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, the force become now is, तो ठीक है, आसान। मान लीजिए एक चार्ज है प्लस Q और एक चार्ज है माइनस Q, और इनको कुछ तो D डिस्टेंस के सेपरेशन पे रखा गया है। तो अब ऐसा बोला जाता है, अभी इसके बीच में जो फोर्स है वो F है, और ऐसा कह रहे हैं कि इसका 25% जो है वो यहाँ से निकलेगा, जाहिर सी बात है निकलेगा तो इस पे ट्रांसफर होगा दूसरे वाले पे। तो पहली बात ये देख लेते हैं कि जो अगर ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद होगा क्या। 25% का मतलब होता है 1/4। तो बेसिकली अगर स्टार्टिंग में Q चार्ज है तो इसका मतलब Q/4 जो है वो निकल गया, ट्रांसफर हो गया। तो जब ट्रांसफर हुआ तो Q माइनस Q/4 दैट इज 3Q/4। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे इस वाला पॉइंट चार्ज पे जो टोटल चार्ज है वो है 3Q/4, और ये Q/4 ये वापस यहाँ रिसीव करेगा, ये 4/Q, Q/4 माइनस Q। तो आई थिंक दिस विल बिकम्स माइनस 3Q/4। तो फोर्स लिख के देख लेते हैं, यानी F डैश कितना आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर, यानी 3Q/4 इंटू 3Q/4, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, बाई आर स्क्वायर, सॉरी डी स्क्वायर, खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको डी मान लीजिए, तो आर मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बेसिकली यही अपना एफ है, इसका मतलब जो नया एफ डैश आएगा वो 9/16 टाइम ऑफ एफ आएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, 9/16 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक बस इतना ही। तो आई होप आपको इसमें मैंने जितना भी प्रॉब्लम समझाया वो समझ में आ गया होगा। ये सब बहुत ही इजी और बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है जो नीट में पूछे जा चुके हैं, और नीट में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख पाए तो भी हो जाएगा। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग थोड़े जेई और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं अच्छे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहा हो।